Hello students, welcome to Medix Academy, and today we'll be discussing about the last segment of our topic, that is crop production and management. So before discussing this segment, let me introduce you to the previous part of the topic जो कि हम लोग को इतने क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे. सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि सॉइल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि सॉइल का जो लेयर्स को हम लोग सेट कर रहे थे कम्प्लीटली. क्रम्स वगैरह था उसको हम लोग एक आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल पार्ट में रीअरेंज कर रहे थे. हमने अर्थवर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, विच आर कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, बिकॉज उन लोगों क्या करते हैं, सॉइल का जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, उन लोगों सॉइल में फर्टिलिटी लेके आते हैं. ये सारा टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था. सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल अबाउट द सोइंग. सोइंग में हम लोग क्या देखे थे कि जो हम लोग सीड्स हम लोग उनको इजीली सो करते थे. देन वी लाइक मूव्ड अराउंड यो एडिंग मैन्युअल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे हमने ये देखा था कि मैन्युअल्स और फर्टिलाइजर्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो सॉइल के लिए कितना यूजफुल है या कितना हार्मफुल है, वो सब हम डिस्कस किए थे. नेक्स्ट वी वेंट फॉर द इरिगेशन पार्ट, जहाँ पे हम देखे थे कि क्रॉप्स को वाटर करना, वो भी एक रेगुलर इंटरवल में वो वाटर करना, वो कितना मतलब सिग्निफिकेंस कॉज करता था. उसके बाद का टॉपिक था हमारा वीडिंग, जिसमें हमने हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया था सॉइल में, और हमने उनका रिलेशन भी बताया था कि सॉइल में इंट्रोड्यूस करने से सॉइल का क्वालिटी कैसे रिड्यूस होता है, या क्या चेंजेस होता है, क्रॉप्स को कितना बेनिफिशियल है, कितना नॉन बेनिफिशियल है. ये सब हम डिस्कस किए थे. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, मतलब ये लास्ट सेगमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एक फार्मर की तरह सोचो. एक फार्मर राइट फ्रॉम लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टिल द हार्वेस्टिंग सेगमेंट कितना मेहनत करता है. ओके, कितना हार्ड वर्क करता है, कितना लेबर करता है. देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस. कितना कुछ करने के बाद, with proper environmental conditions, with proper seeds, with proper nutrition, with proper nourishment, with proper soil preparation, we came into a conclusion, that is the growth of crops. And once the crops are being grown, okay, they are introduced to this segment of my lecture, that is harvesting. So let's just start about the harvesting portion. Okay. तो सबसे पहला वाला जो सेगमेंट है, दैट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग टर्म का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग टर्म का मतलब है द क्रॉप्स आफ्टर बीइंग मैच्योर. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, दैट इज मैच्योरिटी. ओके, पूरा क्रॉप्स कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद उसे क्या करेंगे? काटा जाएगा, या उसे हम काटेंगे. सो द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स and the gathering of the crops, I mean the cutting and gathering of the crops after the crop completely becomes mature is called as harvesting. ठीक है. हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मैच्योरिटी. क्योंकि जब तक क्रॉप कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, आप उसे काट नहीं सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट इट विल बी अ प्रॉब्लम अगर आप क्रॉप्स को बीच में ही काट दो, बिकॉज क्रॉप्स का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है. और अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर नरिशमेंट भी प्रोवाइड नहीं करेगा टू दोज पर्सन हु विल कंज्यूम दैट क्रॉप. because the ideology behind crop production is all about the consumption of the crops, the consumption of the food. because food का demand हो रहा है बोल के आप crop को produce कर रहे हो, और crop को produce कर रहे हो with proper environmental condition, with proper condition, with all the conditions, so that it can be harvested, right? So harvesting term is applicable only when the crop is completely mature enough. So the cutting and gathering of the crops after it has attained its maturity time period is called as harvesting. Okay, अब हार्वेस्टिंग अगर करेंगे तो उसके लिए टूल्स भी हमें यूज करना पड़ेगा. ओके, तो जो मैनुअल टूल होता है, जो फिजिकल टूल होता है, जिसे हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज सिकल. ओके, सिकल इज अ टूल विच लुक्स लाइक दिस. आप देख सकते हो, जो साउथ इंडियन मूवीज में क्या होता है, वो जो होता है ना, जो जो लोग आपका विलेन होते हैं या गुंडा होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, सिकल कंप्लीटेशन निकालते हैं, फिर मारते हैं. ठीक है, सो दैट इज द सिकल एक्चुअली. ओके,
that is not for like showcasing in a movie, but that's actually an agricultural tool. ओके, अ हार्वेस्टिंग टूल एक्चुअली. ओके, तो ये सिकल होता है, ये क्वेश्चन मार्क जैसा आपका एक टूल होता है, ठीक है. एंड दिस टूल इज यूज्ड टू कट द क्रॉप्स. आप जो मूवीज वगैरह में भी देख सकते हो, वहां पे जब क्रॉप्स का कटिंग होता है तो सिकल इज यूज्ड. ओके, तो अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो, अगर छोटा फील्ड हो, छोटा क्रॉप फील्ड हो, लाइक फ्यू अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो देन वी कैन यूज द सिकल. बट अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, अगर क्रॉप्स का क्वांटिटी ज्यादा है, आपका फील्ड का एरिया बहुत ज्यादा है, क्रॉप्स एबंडेंटली ग्रो किए हैं, then you have to use a tool called as harvester. Harvester is actually a tool जो क्या करता है, आपका क्रॉप्स को काटने में हेल्प करता है, ऑटोमेटिकली क्रॉप्स को क्या करता है, काटने में हेल्प करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्वेस्टिंग, जहाँ पे हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज बीइंग मैच्योर is called as harvesting, and it can be done, okay, with the help of a tool, a manual tool called as the sickle. And agar large scale production ho, then we are using the tool called as harvester. Okay, so next we'll be moving to the term called as threshing. देखिए, harvesting, threshing and winnowing ये linked terms है. आप harvesting पढ़ोगे तो threshing automatically आपको समझ में आएगा, थ्रेशिंग पढ़ोगे तो विनोइंग ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. डायरेक्टली विनोइंग पे जंप करोगे तो ना हार्वेस्टिंग समझ में आएगा, ना थ्रेशिंग समझ में आएगा. these terms are called as linked terms basically. so what is threshing? आप क्रॉप्स काट दिए, ठीक है, आपके पास अभी क्रॉप है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स है. तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स में देखिए, क्रॉप इस तरह का होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, सो आपका जो क्रॉप्स होता है इस तरह का होता है. अब इन क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. आप अगर राइस का क्रॉप देखोगे, आप अगर व्हीट का क्रॉप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, दीज आर द ग्रेन्स बेसिकली, these are the grains which are present in the crops, and these grains have to be separated from the harvested crops. तो अभी सिकल से हम लोग क्या किए, सिकल से हम लोग इसको काट दिए, ये क्रॉप को काट दिए, but this crop contains some part as functional part and certain parts are non functional. कुछ functional parts होता है, कुछ non functional parts होता है. so we have to remove these functional parts और important parts, और जो हमें चाहिए, जो पार्ट हमें चाहिए वो उसे हमें रिमूव करना जरूरी है. so separating grains from the harvested crops is called as threshing. Okay, the grains need to be separated from the harvested crops, and that's what the basic ideology of threshing means, because threshing is the separation of the grains from the harvested crops. अब ये कैसे करते हैं, इसे आप मैनुअली भी कर सकते हो, मतलब ग्रेन्स आप निकाल सकते हो अच्छे से, या आप इसमें क्या कर सकते हो कि बफेलोज यूज कर सकते हो कंप्लीटली. ओके, तो आप अगर बफेलोज यूज कर रहे हो तो क्या होता है कि जो जो मतलब बफेलोज होते हैं, दे ट्रैम्पल ओवर द कट क्रॉप्स, उन लोग जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसके ऊपर चलने लगते हैं. so due to pressure what happens, these grains are automatically separated. और तीसरा आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज करोगे फॉर थ्रेशिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशर. इट्स कंप्लीटली एन आप बोल सकते हो कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एन एग्रीकल्चरल टूल, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. ओके, लेकिन अगर आपका क्रॉप फील्ड बहुत बड़ा है, ओके, एनॉर्मस लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, देन आप एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे which act as both thresher and harvester. ओके, आपका हार्वेस्टिंग भी होगा, मैं पहले लिखा था रब कर दिया, आपका हार्वेस्टिंग भी होगा और आपका थ्रेशिंग भी होगा, दोनों एक साथ होगा, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज कंबाइन, और दैट टूल इज कॉल्ड एज कंबाइन. ये एक ट्रैक्टर ड्रिवन टूल है, जहां पे ट्रैक्टर के पीछे में ऐसे आपका मतलब ब्लेड्स लगा रहता है कुछ एक प्लैंक में, वो क्या करता है, आपका क्रॉप्स को काटता भी है, और जैसे काटता है वो क्रॉप्स उस टूल उस मतलब मशीन के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं. जब बाहर निकलते हैं तो ग्रेन्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाहर निकल रहा होता है. सो इट इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, हेंस इट इज कॉल्ड एज कंबाइन. ओके, कंबाइन का मतलब है कंबाइंड थ्रेशर एंड हार्वेस्टर, बोथ, उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंबाइन.
ओके, सो कंबाइन इज दैट इंस्ट्रूमेंट जो कि थ्रेशिंग भी करेगा, जो कि आपका हार्वेस्टिंग भी करेगा एंड थ्रेशिंग भी करेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज दोनों साइमल्टेनियसली करता है, मतलब क्रॉप्स को काटता भी है, ठीक है, क्रॉप्स को काटता है, वो जो कट क्रॉप्स मशीन के अंदर जाते हैं, अंदर जाने बाद जब बाहर निकलते हैं तो सेपरेशन होता है ग्रेन्स, मतलब फंक्शनल पार्ट एंड नॉन फंक्शनल पार्ट। जो पार्ट हमें चाहिए वो हमारे पास रहता है, जो नहीं चाहिए वो बाहर रिलीज हो जाता है। सो इट इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। अपना एनसीईआरटी बुक में आप एक डायग्राम है देख सकते हैं, उसमें ट्रैक्टर ड्रिवन कंप्लीटली दिया हुआ है, सो यू कैन स्टडी दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज विनोइंग। नाउ व्हाट डज विनोइंग मीन्स? विनोइंग का मतलब होता है, देखिए अभी फिलहाल हम लोग को ये चीज समझे थे कि आपके पास क्रॉप है, ये वाला डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे ऑलरेडी, आपके पास में ये क्रॉप है, ठीक है, ये आपका सॉइल के साथ कनेक्टेड है, तो सॉइल से इसको डिटैच करना इज व्हाट? हार्वेस्टिंग। सॉइल से डिटैच करना इज व्हाट? हार्वेस्टिंग। उसके बाद ये ग्रेन्स को सेपरेट करना, दैट इज व्हाट? थ्रेशिंग। बट जो ग्रेन सेपरेटेड होते हैं, आप उन ग्रेन को अगर, ये सिंगल ग्रेन को अगर मैं स्टडी करूंगा, सो इट कंटेन्स द ग्रेन्स एज वेल एज द कोटिंग, इसके ऊपर में एक पतला सा लेयर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोले भटूरे में जो छोले होते हैं उसको आप अगर पानी में डालो, देखो जब आप पानी में डालते हो और एक दिन तक छोड़ते हो, उसके बाद दिन क्या होता है, उसके ऊपर में एक वाइट कलर का, मतलब लाइक फेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, ओके, लाइक ट्रांसलूसेंट लेयर एक बन जाता है उसके ऊपर में व्हाइट कलर का, दैट इज द शेफ। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं छिलका। सो दिस इज कॉल्ड एज शेफ। एंड इसके अंदर क्या होता है? ग्रेन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसके ऊपर में क्या होता है? शेफ प्रेजेंट होता है, जो छिलका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेफ। चलिए छिलका को मैं ब्लैक कलर के पेन से बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द शेफ। एंड उसके अंदर क्या है? ग्रेन्स। सो व्हाट इज विनोइंग? सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ। ये ग्रेन को इस शेफ से अलग करना इज कॉल्ड एज विनोइंग। तो इसलिए मैं बोला कि द थ्री टर्म्स आर लिंक्ड टर्म्स बेसिकली। पहला टर्म क्या था? हार्वेस्टिंग, आपने क्रॉप को काटा। उसके बाद वाला टर्म क्या था? थ्रेशिंग, आपने ग्रेन्स को सेपरेट किया क्रॉप से। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द विनोइंग, जहां पे आपने ग्रेन्स को उसका छिलका या फिर उसका शेफ से सेपरेट करते हो। एंड दिस ग्रेन आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ इज इजी टू कंज्यूम, मींस दे कैन इजीली बी कंज्यूम्ड। ओके, तो सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड एज विनोइंग, राइट? और ये कैसे हो सकता है? ओके, शेफ का मतलब क्या है? शेफ का मतलब डस्ट भी हो सकता है, हस्क भी हो सकता है। हस्क मतलब उसका छिलका बेसिकली, और आपका मतलब डस्ट पार्टिकल्स भी होगा, बिकॉज आप जब क्या कर रहे हो, क्रॉप्स को जब आप काटते हो कंप्लीटली तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स रहता है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज रहता है, बहुत सारा हस्क वगैरह रहता है, छिलका वगैरह रहता है। सो यू नीड टू सेपरेट देम। तो मैनुअली आप उसे सेपरेट कर सकते हो। आप देखो जब गाँव में आप जाते हो, सो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है आपका, मतलब जो विनोइंग के लिए जो मैनुअल विनोइंग का एक आता है, ऐसे रहता है। तो बहुत सारे जो जो गांव में जो फीमेल्स है वो क्या करते हैं, जहाँ पे हवा आ रहा होता है वहां पे उन लोगों ने ऐसा ऐसा मतलब क्या करते हैं, सपोज लाइक ये है तो इसको उन लोगों क्या करते हैं, मतलब उछालते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स है, ओके, तो उनको अगर सेपरेट करना, व्हाट दे डू इज व्हाइल दे डू लाइक मतलब दिस मूवमेंट, अगर उन लोगों क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो क्या होगा, ग्रेन्स आपस में टकराएंगे and chaff will automatically be separated from it. But how to remove them? So what they do is they throw them upwards. ऐसे ऊपर उछालते हैं और फूकते हैं, तो उससे क्या होगा, बिकॉज जब ऊपर उछालेंगे ऑटोमेटिकली ग्रेन्स का वेट ज्यादा होगा और छिलका का वेट कम होगा। ठीक है, जब ऊपर उछालते हैं तो मतलब आइडियोलॉजी क्या है, कंसेप्ट क्या है कि ग्रेन्स का वेट ज्यादा है, मास ज्यादा होता है, और शेफ का जो मास है वो बहुत कम होता है। तो ऑटोमेटिकली इसको अगर ऐसे उन लोग को सेपरेट करेंगे कंप्लीटली, तो जब सेपरेट करते हैं, जब इसे उछालते हैं और फूकते हैं, तो ड्यू टू एयर सिंस ग्रेन्स आर लाइट दे विल बी माइग्रेटेड कंप्लीटली। वो इस पे नहीं गिरेंगे, वो बाहर गिरेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो जैसे ऐसे करके ऐसे उछाल रहे तो वो ऐसे बाहर गिरेंगे। लेकिन जब वो बाहर गिरते हैं, लाइक लाइक कंप्लीटली जो बाहर गिरते हैं, तो ऊपर में आप देखो, ऊपर में क्या प्रेजेंट है आपका, लाइक ग्रेन्स प्रेजेंट है, और जो शेफ है दैट हैज बीन सेपरेटेड। सो सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड एज विनोइंग। ये मैनुअली भी हो सकता है,
ये विंड के थ्रू हो सकता है, या फिर ये विनोइंग मशीन एक आता है उसके थ्रू भी होगा. ओके, सो दैट्स द कंटेंट एक्चुअली. ओके, सो थ्रेशिंग हुआ, सॉरी आपका हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग के बाद आपका थ्रेशिंग होगा, और थ्रेशिंग के बाद आपका क्या है कि विनोइंग भी होगा. सो आफ्टर विनोइंग, नाउ वी हैव द ग्रेन्स, हमारे पास वो ग्रेन है, एंड नाउ वी विल बी स्टोरिंग देम कंप्लीटली, बिकॉज आपका सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग हुआ, इरिगेशन हुआ, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हुआ, सेपरेशन हो गया, आपका थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, आपका आप बोल सकते हो कि आपका हार्वेस्टिंग हो गया. ये सब होना जितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू separate out the grains. Storing becomes also an essential criteria of crop production and management, because आपका क्रॉप्स आप अगर ठीक से नहीं सो करोगे तो ये जो मेहनत लगा है, ये जो टाइम इंटरवल लगा है, ये बेकार चले जाएगा कंप्लीटली. दिस विल बी डिस्ट्रॉयड. एंड you know that in India farming is like considered as a pious work. Okay, बहुत डेडिकेटेडली फार्मर अपना फील्ड्स पे काम करता है, अपना फील्ड्स का पूजा करता है. बिफोर लाइक सोइंग एनी क्रॉप और एनी सीड, वो क्या करता है, पहले फील्ड का पूजा करता है, बिकॉज उनके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट है. एंड एक फार्मर इतना टाइम इन्वेस्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप में, मतलब हर एक छोटा से छोटा चीज का केयर करता है. इट्स लाइक केयरिंग हिज और हर ओन बेबी कंप्लीटली. अपना बच्चा जैसा वो क्या करता है, फील्ड को जगेगा, अपना अपना फैमिली मेंबर्स जैसा वो क्रॉप्स को क्या करता है, प्लांट करता है. एंड फाइनली जब उसका फ्रूट्स निकल के आता है, फ्रूट इन द सेंस जब वो सीड बाहर निकलता है, तो उसका मेहनत का वो फ्रूट्स है. एंड व्हाट दे डू इज दे डू सेलिब्रेट. ओके, दे सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल. आपका बिहू हुआ, पोंगल हुआ, ओणम हुआ, ये सब जो फेस्टिवल्स होता है, दिस आर सीजनल फेस्टिवल्स. आप देखो, जब हार्वेस्टिंग होता है उसी वक्त ये फेस्टिवल सब का टाइम पीरियड आता है. एंड दे डू सेलिब्रेट this achievement, because this is not a small achievement. Preparation of crop is not a small achievement, it's a great achievement. Okay, so they do celebrate this achievement in form of festivals, in form of a celebration completely. Okay, so we'll move to the next topic, and that is storing. Why storing is important, what are the methods of storing, let's just discuss that. So we'll discuss the next topic, that is crop storage. Okay, so after harvesting, threshing and winnowing, we need to store the crops. So crops can be stored both in small scale and large scale. Okay, so small scale storing of the crops involves the storage of the crops in the gunny bags basically, या आप बोल सकते हो जूट bags. Okay, जो आपका चावल बोरा होता है, मतलब जो भी आप देखते हो लास्ट, मतलब आपका स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में अगर क्रॉप्स को स्टोर करना है, then that can be stored through the gunny bags and jute bags, because इन लोग एयर टाइट होते हैं completely. और ये क्या करेंगे कि बाहर से कोई भी मतलब इंसेक्ट्स या कोई भी पेस्ट वगैरह को अलाउ नहीं करते हैं, ताकि उन लोग को अंदर पेनिट्रेट कर सके, बिकॉज वी नीड टू स्टोर द क्रॉप्स. बट व्हाट अबाउट द मॉइस्चर, व्हाट अबाउट द फंगस, ये तो हो सकता है, बिकॉज आप अगर इनको स्टोर करोगे एक ऐसा एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर है, तो ऑटोमेटिकली द ग्रेन्स विल बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज मॉइस्चर कैन इजिली पेनिट्रेट दिस बैग्स इजिली, एंड क्या कर सकता है वो फंगस का ग्रोथ करेगा, बिकॉज एयर कंटेन्स द स्पोर्स, एयर कंटेन्स द स्पोर्स ऑफ फंगाई. तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इन बैग्स में जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स को अफेक्ट करेगा. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, गनी बैग्स या जूट बैग्स का यूज कर सकते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी स्टोरिंग इन लाइक गोडाउन्स, मतलब बड़ा बड़ा गोडाउन्स. ओके, या फिर बड़ा बड़ा बिन होता है बड़ा बड़ा गोडाउन्स में, दोज आर कॉल्ड एज द सिलोज एंड ग्रैनरीज. दीज आर द गोडाउन्स बेसिकली, जहां पे हम लोग एक मास प्रोडक्शन को स्टोर कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, सो जूट बैग्स को या ग्रैनरीज में जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, वी नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस, बिकॉज अगर उनको हम सिस्टमैटिकली रखेंगे नहीं, अगर उनको प्रॉपर एनवायरमेंट देंगे नहीं, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर विल बी अटैकिंग देम, obviously the spores will attack them, fungus will attack them, and ultimately the crops will be destroyed, the grains will be destroyed. So क्या फायदा है, फार्मर इतना मेहनत किया, सॉइल प्रिपेयर किया, इतना हार्ड वर्क किया, मैनुअल लेबर किया, जिसमें उसका टाइम भी गया, लेबर भी गया, पैसा भी जा रहा है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो रहा है.
और हर चीज सिंप्लीफाई होने के बाद जो वो ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको प्रॉपर केयर नहीं लोगे, आप उसको ठीक से रखोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी completely destroyed. So what we need to do is we need to take some precautions. What are those precautions? These jute bags or gunny bags, they will be placed 10 to 15 centimeter above the ground level. ग्राउंड लेवल से 10 या 15 सेंटीमीटर ऊपर आप रखोगे। क्यों? बिकॉज ग्राउंड में इजीली क्या हो सकता है, मॉइस्चर पेनिट्रेट कर सकता है, और ये जो बैग्स है ये इजीली मॉइस्चर को सोक कर लेगा, एंड एक बार अगर मॉइस्चर सोक कर लिया then automatically fungus will attack. Okay, so to prevent that, these bags have to be placed 10 to 15 centimeter above ground, and they will be placed 70 centimeter away from the wall, because अब ground से तो ऊपर रख दिए, लेकिन wall से अगर आप सटा के रखोगे तो automatically क्या होगा, that will be destroyed. So they have to be placed 70 centimeters away from the wall. Next, they should be free from microbes completely. Okay, whatever bags that you are choosing, whatever like bins that you have been choosing, or in whatsoever bags the grains are being stored, they have to be free of microbes, because if they won't be free of microbes, then microbes will be easily attacking them, and if microbes attacks them, then automatically at some point of time what will happen, the crops will be destroyed. So they need to be free from माइक्रोब्स हुआ, इंसेक्ट हुआ, या फिर रॉडेंट्स आप बोल सकते हो। ओके, उनसे उन्हें आजाद करना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आप जो रूम के अंदर रखोगे, जो सिलोज और ग्रेनरीज, जो बड़ा बड़ा रूम्स होता है, बड़ा बड़ा गोडाउन्स के अंदर आप जब रखते हो, सो यू नीड टू चेक देम, you need to spray insecticides, you need to spray the pesticides, okay, so that no pest or insect should be there in those particular in those particular godowns or in those bags, because when they are present, the crops will automatically be destroyed. Okay, so abhi pest control करने के लिए what are the measures, what are the initiatives that we need to take? Let's have a look. Okay, first method to control the pest growing in the godown or nearby the jute bags is fumigation with chemicals. Now what does this fumigation means? Fumigation is a method by which the chemicals are sprayed, और जो केमिकल स्प्रे किया जाता है वो लोग वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब इजीली उड़ जाएंगे। ओके, वेपर्स बनाएंगे, फ्यूम्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल आप जब हाथ में डालते हो या कहीं पे भी डालते हो, देखो वो थोड़ा देर बाद वो उड़ जाता है। कैसे उड़ता है? वो पेट्रोल का जो लिक्विड है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उड़ जाएगा। सो फ्यूमिगेशन इज एग्जैक्टली दैट स्टेप ओनली, जहां पे क्या हो रहा है, केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं। जब केमिकल्स हम स्प्रे करते हैं तो वो केमिकल्स के फॉर्म में रहते नहीं है। जैसे ही हम केमिकल स्प्रे करेंगे वो उड़ना चालू करेंगे, वो अपना वेपर बनाना चालू करेंगे, वो फ्यूम्स में कन्वर्ट होंगे। फ्यूम्स मतलब वो जो स्मोक टाइप का होता है उसमें कन्वर्ट होंगे, और ये फ्यूम्स क्या करेगा, पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, पेस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड द बेस्ट थिंग इज विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप और विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन्स। Okay, so fumigation with chemicals is the important like measure that we need to take in order to control the pest that will destroy the pest, that will destroy the insects, basically the rodents basically, and completely क्या करेगा, आपका क्रॉप्स को सेफ रखेगा। नेक्स्ट इज नीम लीफ। दिस इज अ नेचुरल आयुर्वेदिक मेथड। ओके, बड़ा बड़ा बिन जो होता है, जो हम घर में जो स्टोर करते हैं, जो बड़ा बड़ा बिन्स होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नीम लीव्स यूज करते हैं, बिकॉज नीम इज एन आयुर्वेदिक लाइक थिंग, जो क्या कर सकता है, एक तरह का रेपेलेंट जैसे यूज करेगा। जैसे जो भी आपका इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो उससे दूर जाएगा। एंटीबायोटिक एजेंट है कंप्लीटली। ओके, तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये क्या करेगा, आपका जो इंसेक्ट्स वगैरह को वहां पे ग्रो या फिर एकोमोडेट या फिर एक्यूमुलेट होने नहीं देगा। नेक्स्ट इज एडिंग वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल टू द ग्रेन ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के जो ग्रेन होते हैं उस पे इंसेक्ट्स इजीली अपना एग ले कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल वहां पे ऐड करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा बस इतना होगा कि जो इंसेक्ट का एग है
वो वहां पे दे नहीं पाएगा, बिकॉज उसको एग देने के लिए, एग ले करने के लिए एक सरफेस चाहिए। और आप जानते हो कि ऑयल के सरफेस के ऊपर में वो तो फ्लोट करेगा, वो तो एग ले नहीं कर पाएगा। और अगर एग ले नहीं कर पा रहा तो एग हैच भी नहीं होगा, एग हैच नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट ग्रो भी नहीं करेंगे। So the basic idea, like for adding the vegetable oils or the mineral oils, is to check the growth of insects. ओके, इंसेक्ट का एग को हम ले होने देंगे नहीं। ओके, इंसेक्ट एग दे ही नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज वो एग्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पॉसिबली दे नहीं पाएंगे। और अगर वो एग्स नहीं दे पा रहे तो ऑटोमेटिकली दैट कैन बी प्रिवेंटेड। And the fourth step is at home, what we need to take, the controlled measures are powdered neem leaves along with black pepper. Okay, black pepper लेंगे, powdered neem leaves लेंगे, उसको mix कर देंगे हमारा grains के साथ में, तो automatically there won't be growth of any insect or any pest. Okay, next we'll be moving to the two important points or the two important ATP points. उसके पहले हम डिस्कस करते हैं विच इज द बेस्ट मेथड। जो अभी जो लेटेस्ट मेथड जो चल रहा है, जो एडवांस्ड मेथड चल रहा है, याद रखो, दिमाग में घुसा लो, ये पॉइंट रिपीट होना चाहिए। जो एडवांस मूवमेंट चल रहा है, जो एडवांस्ड मेथड चल रहा है, दैट इज स्प्रेइंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये पॉइंट याद रखो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रेइंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज बीइंग स्प्रेड all over the silos or granaries or nearby jute bags. Why? Because this gas has the capacity to kill the pest without affecting the crop. Okay, so ये पेस्ट को इजीली मार सकता है, ये पेस्ट को इजीली किल सकता है, किल कर सकता है। क्रॉप्स को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एंड कंप्लीटली उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। सो दिस इज द एडवांस्ड मेथड। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, मैं पहले ही आपको बोला था, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि क्रॉप्स का प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर मैनेजमेंट हो, मतलब क्वालिटेटिव हो, नॉट क्वांटिटेटिव। बिकॉज इन इंडिया वी गो फॉर द क्वांटिटी वाइज। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, दो शॉप है, ठीक है, दो फास्ट फूड का शॉप है। एक जगह पे आपको 10 का एक समोसा मिलेगा, दूसरे में आपको 10 का 3 मिलेगा। भीड़ देखना 10 का 3 में ही होगा। पीपल डोंट गो फॉर क्वालिटी, दे गो फॉर क्वांटिटी। भले ही वो समोसा के अंदर आप कुछ भी मिला के दो, बट लोग 10 का 3 वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो फूड प्रोडक्शन डजंट इन्वॉल्व विद द क्वांटिटी, it involves totally with the quality. So we need to improve the quality of the food. एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया गया था जहाँ पे फूड का प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर क्वालिटी इंप्रूव करवाया गया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन क्रॉप्स के लिए होता है, ओके, व्हाइट रिवोल्यूशन होता है आपका मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क के लिए, और वैसे ही आपका ब्लू रिवोल्यूशन होता है मतलब मेराइन इकोसिस्टम, बेसिकली फिशेस वगैरह हुआ, ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। ओके, ये पॉइंट आप याद रखो। दिस इज ATP, स्टैंड्स फॉर एडिशनल टारगेट पॉइंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। ये आपका NCERT का लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स। ओके, उनका केयर करना, उनको रियर करना, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, पोल्ट्री बर्ड्स बेसिकली, ताकि उनका ग्रोथ हम करवा सके और उसको भी एज अ फूड हम यूज कर सके। ये तो वही बात हुआ, मुर्गी को लाओ घर में, अच्छे से संभालो, अच्छा केयर दो, अच्छा खाना पीना दो, उसको अच्छे से ग्रो करने दो, इंतजार करो, फिर उसको मार के खा लो। ठीक है, सो बेसिकली द पोल्ट्री बर्ड्स, द पोल्ट्री एनिमल्स, बेसिकली उन लोगों को हम क्या करते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, प्रॉपर केयर देते हैं, प्रॉपर ग्रोथ होता है उनका, एंड वी वेट टिल देयर स्पेसिफिक ग्रोथ। एक पॉइंट के बाद वो जब मैच्योर एनफ होंगे, देन वी कैन यूज देम एज अ फूड। दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे कोई एनिमल का पति परमेश्वर नहीं है कि इट इज कॉल्ड एज हस्बैंड। देयर इज नो वर्ड, like there is no relation of husband with the animal sort of thing. Animal husbandry का मतलब क्या है? The act of caring animals for our own benefits. Okay, so we have completed the topic, we have completed the first chapter, that is crop production and management. I hope कि आप सभी को ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। If you have any doubts, you can ask me, you can like text me on my contact number, my WhatsApp number, and so on. We can deal with it. Okay,
So prepare your own notes. I will be sharing the notes and you have to create your own notes regarding this. If you have any sort of doubt, you can ask me in the comment section, and like, share and subscribe to my channel so that you will get more videos of this. Thank you. Have a good day.